ये तो अनर्थ है। स्वर्ण गरुड़ राज के माथे से पसीना टपकने लगा था। पिछले वार में उसने अपनी पूरी गंभीरता झोंक दी थी, लेकिन अर्जुन ने उसे ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे कोई मच्छर भिनभिना रहा हो। इस लड़के की ताकत उसकी कल्पना से भी कई गुना ज्यादा खूंखार थी। क्या उसे सच में एक इंसान की सवारी बनना पड़ेगा? गरुड़ राज के मन में विद्रोह की भावना जागी। आखिर वो पाताल पर्वत का राजा था, एक दिव्य महारथी स्तर का महादैत्य। अगर पशु जगत में खबर फैली कि वो किसी इंसान का घोड़ा बना है, तो वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। नौजवान, मैं पहले ही साफ कर दूं, मेरा अगला प्रहार प्रलय जैसा होगा। तुम्हारे इंसानों का राजकुमार गजराज भी इसे नहीं झेल पाएगा। और एक बार मैंने ये वार शुरू कर दिया तो मैं इसे चाह कर भी रोक नहीं पाऊंगा। क्या तुम अभी भी अपनी बात पर अड़े हो? गरुड़ राज ने चेतावनी दी। अर्जुन ने झुंझलाते हुए कहा, बकवास बंद करो और काम शुरू करो। गरुड़ राज की आंखों में दृढ़ता आई। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अगर तू मर गया तो अपनी किस्मत को दोष देना। यह कहकर उसने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए और आसमान की ऊंचाइयों में उड़ गया। अगर तुमने इसे झेल लिया तो मैं तुम्हारी सवारी बनने को तैयार हूं। स्वर्गीय प्रहार! तुम! अगले ही पल गरुड़ राज के मुंह से खून जैसी लाल और बेहद डरावनी रोशनी की एक लकीर निकली। उसके निकलते ही आसमान का नजारा बदल गया। साफ नीले आकाश में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। ऐसा लगा मानो साक्षात कुदरत अर्जुन को मिटाने के लिए नीचे उतर आई हो। अर्जुन ने ऊपर देखा और अपनी भौहें सिकोड़ी। पिछली बार इसने इतनी धूल उड़ाई थी कि मेरा दम घुटने लगा था। अगर ये वार जमीन से टकराया तो फिर से मिट्टी उड़ेगी। नहीं, इसे जमीन तक पहुंचने ही नहीं देना है। अर्जुन ने कमर पर बंधा अपना अंगोछा कस लिया। स्वर्गीय न्याय मुक्का, ड्रैगन अवतार, चौथा रूप, दहाड़। जैसे ही अर्जुन ने मुक्का मारा, उसके हाथ से निकली ऊर्जा ने एक विशाल ड्रैगन का रूप ले लिया और वो सीधे गरुड़ राज की लाल रोशनी से जा टकराया। कड़क! आसमान में दो शक्तियों के बीच महायुद्ध छिड़ गया। लेकिन कुछ ही पलों में अर्जुन के ड्रैगन मुक्के ने उस लाल रोशनी को कांच की तरह चकनाचूर कर दिया और सीधा गरुड़ राज की ओर बढ़ा। क्या? गरुड़ राज के होश उड़ गए। उसका सबसे शक्तिशाली वार हार गया। ड्रैगन को अपनी ओर आता देख वो तुरंत एक तरफ हटा। सुम! वो मुक्का गरुड़ राज के सिर को छूते हुए आसमान में निकल गया। हालांकि उसे सीधा वार नहीं लगा, लेकिन उस मुक्के के दबाव ने गरुड़ राज का सिर चकरा दिया और वो गिरते गिरते बचा। धुम! वो मुक्का ऊपर बादलों से टकराया और एक ही झटके में काले बादलों को तितर बितर कर दिया। एक बार फिर धूप खिल उठी। गरुड़ राज हक्का बक्का रह गया। मजाक कर रहे हो क्या? इस मुक्के की शक्ति! क्या ये लड़का अवस्था का महागुरु है? उसे समझ आ गया कि अगर वो मुक्का उसे लग जाता तो आज उसकी चिता यहीं जल जाती। वो धीरे से नीचे उतरा और अर्जुन को विस्मय से देखने लगा। चलो, 3 वार पूरे हुए, अब क्या कहते हो? अर्जुन ने पूछा। गरुड़ राज ने एक लंबी सांस ली और ठहाका मारकर बोला, ठीक है, मैं हार मानता हूं। किसी अवस्था के महागुरु की सवारी बनना कोई शर्म की बात नहीं है। वो अर्जुन के सामने झुक गया। मैं स्वर्ण गरुड़ राज आज से आपका दास और सवारी हूं। मालिक, मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूं? उत्तर सीमावर्ती शहर अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, मैंने याद रखा। गरुड़ राज ने सिर हिलाया। चलो, अब मुझे जल्दी घर पहुंचना है, मुझे लेकर चलो। अर्जुन एक ही छलांग में गरुड़ राज की पीठ पर जा बैठा। एक मामूली घोड़ा खोकर उसे एक दिव्य महारथी दैत्य मिल गया था। अर्जुन को लगा कि सौदा बुरा नहीं है। गरुड़ राज ने पंख फैलाए और बिजली की गति से शहर की ओर उड़ चला। इसकी रफ्तार उस घोड़े से कई गुना ज्यादा थी। मालिक, एक बात पूछूं? आपका असली स्तर क्या है? रास्ते में गरुड़ राज ने पूछा। मेरा? तुमने देखा तो है, अभी तो शरीर शोधन ही चल रहा है। अर्जुन ने लेटते हुए कहा। क्या? शरीर शोधन? मजाक मत कीजिए।
गरुड़राज को लगा कि अर्जुन अपनी शक्ति छिपा रहा है। अरे भाई, मजाक क्यों करूंगा? अगर मैं उड़ पाता तो तुम्हारी सवारी क्यों ढूंढता? अभी मेरा स्तर इतना कम है कि मैं हवा में उड़ नहीं सकता, वरना तुम्हारी उस गर्जना से मैं नीचे गिरता ही क्यों? अर्जुन ने शिकायत की। दरअसल स्वर्गीय न्याय कला की वजह से अर्जुन लड़ाई में तो बेजोड़ था, पर लंबी यात्रा के लिए उसे बार बार अपनी जादुई रफ्तार का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिससे ट्रैफिक एक्सीडेंट होने का डर रहता था। पिछली बार उसने गलती से एक राक्षस मार दिया था। अगली बार कोई बेचारी बुढ़िया टकरा गई तो वो क्या जवाब देगा? यह सुनकर गरुड़राज का दिल बैठने लगा। हे भगवान, शरीर शोधन के स्तर पर इतनी तबाही मचाने वाली ताकत! ये इंसान नहीं, साक्षात काल है। मालिक, क्या आप उन प्राचीन योद्धाओं की तरह सिर्फ शरीर को ही तराश रहे हैं? नहीं भाई, अगले महीने तक प्राण संग्रह के स्तर तक पहुंचने की योजना है, अर्जुन ने सादगी से कहा। गरुड़राज का दिमाग घूम गया। अभी ये हाल है तो अगले महीने जब ये अगले स्तर पर जाएगा तब क्या होगा? ये तो राक्षसों का भी बाप निकलेगा। अब गरुड़राज के मन में कोई शक नहीं बचा था। ऐसे अजूबे की सवारी बनना कोई गुलामी नहीं, बल्कि तरक्की का रास्ता था। बातें करते करते उत्तर सीमावर्ती शहर नजर आने लगा। गरुड़राज के विशाल शरीर को देखते ही शहर के पहरेदारों ने शोर मचा दिया। अरे बाप रे, राक्षस! कोई विशाल राक्षस आ रहा है! इतनी भयानक ऊर्जा! ये पक्का वायु विहार से भी ऊपर का कोई दैत्य है। आज इस शहर को क्या हो गया है? पहले वो 3 शिकारी आए, फिर सिंह परिवार का तांडव, और अब ये बला। पूरे शहर में भगदड़ मच गई। रुको, जरा ध्यान से देखो। उस राक्षस के ऊपर कोई बैठा है। क्या कोई उस दैत्य की सवारी कर रहा है? अगर सवारी इतनी खूंखार है तो ऊपर बैठने वाला कितना ताकतवर होगा? अरे, वो तो सिंह हवेली की तरफ जा रहा है। फिर से सिंह परिवार? आखिर उस घर में चल क्या रहा है? इधर जैसे ही गरुड़राज सिंह हवेली के करीब पहुंचा, उसे अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस हुई। ये कैसी ऊर्जा है? उसी समय सिंह हवेली के एक कमरे में बजरंग ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। ये ऊर्जा सू! एक ही पल में वो आंगन में पहुंच गया और ऊपर आसमान की ओर देखा। उसने देखा कि एक विशाल सुनहरा पक्षी सूरज की रोशनी को ढकते हुए आसमान में मंडरा रहा है। स्वर्ण गरुड़राज, बजरंग! जब इन दोनों महादैत्यों की नजरें एक दूसरे से टकराईं, तो दोनों सतर्क हो गए। बजरंग ने अपनी गदा कसकर पकड़ ली और मन ही मन सोचा, क्या ये गरुड़राज भी सिंह परिवार पर हमला करने आया है? आफत है, मेरी चोट अभी ठीक नहीं हुई है, शायद मैं इसे रोक न पाऊं। उधर गरुड़राज भी उसे देखकर दंग था। बजरंग एक पंचरंगी बैल है, उसका दैत्य वंश मुझसे भी ऊंचा है। लगता है आज यहां महायुद्ध होकर रहेगा। तभी गरुड़राज की पीठ पर बैठे अर्जुन सिंह ने अपना सिर बाहर निकाला। अपनी दुश्मनी जरा किनारे रखो, हम सब एक ही तरफ हैं, अर्जुन ने कहा। बड़े मामा! बजरंग की आंखों में चमक आ गई। अर्जुन ने जब यह संबोधन सुना तो उसके चेहरे पर बेबसी के भाव आ गए। दूसरी ओर गरुड़राज हक्का बक्का रह गया। वो बजरंग और अर्जुन को पागलों की तरह देखने लगा। बड़े मामा, ये कैसा रिश्ता है? अर्जुन के कहने पर गरुड़राज नीचे उतरा। उसने अपना रूप बदला और एक इंसानी शरीर धारण किया, जिसका सिर गरुड़ जैसा था और पीठ पर 2 विशाल पंख थे। वो अभी भी 10 फीट से ऊंचा था, लगभग बजरंग जितना ही। तुम दोनों यहीं रुको, मैं पिताजी से मिलकर आता हूं। अर्जुन ये कहकर तुरंत भीतर चला गया। आंगन में अब सिर्फ बजरंग और गरुड़राज रह गए थे। क्यों बे गरुड़राज, तू मेरे बड़े मामा के साथ यहां कैसे? बजरंग ने शक भरी नजरों से पूछा। गरुड़राज ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने मालिक का साथ देने का फैसला किया है। मालिक? हो भाई, मुझे मत बताना कि तू मेरे बड़े मामा की सवारी बन गया। तू तो वही है ना जिसे गुलामी से सबसे ज्यादा नफरत थी। बजरंग की आंखें फटी रह गईं। वो सालों से गरुड़राज को जानता था। ये वो पक्षी था जो झुकने के बजाय मरना पसंद करता था। गरुड़राज ने उसे देखा। किस्सा बहुत लंबा है, पर तू उन्हें बड़े मामा क्यों कह रहा है? बजरंग ने अपनी नाक खुजलाते हुए कहा। मेरी मां विद्युत देवी ने कहा है। तेरी मां? गरुड़राज चौंक गया।
क्या वो पाताल पर्वत की उस जेल से बाहर आ गई? वो जादुई मोहर तो इतनी मजबूत थी कि उसे याद आया कि एक बार उसने भी उस मोहर को तोड़ने की कोशिश की थी और लगभग मरते मरते बचा था। अचानक उसे सब समझ आ गया। क्या क्या मालिक ने उन्हें छुड़ाया? बजरंग ने गर्व से कहा, बिल्कुल। मेरे बड़े मामा ने उस पुरानी तलवार को गाजर मूली की तरह उखाड़ फेंका और मां को आजाद कर दिया। मां ने उन्हें अपना भाई मान लिया तो वो मेरे मामा बन गए। गरुड़ राज ने अपना सिर पीटा। तेरा खानदान बड़ा अजीब है। वैसे तेरी मां का स्तर अब क्या है? उन्होंने मालिक के बारे में क्या कहा? गरुड़ राज खुद अर्जुन की शक्ति का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था, इसलिए वो तस्दीक करना चाहता था। बजरंग बोला, मां अभी शून्य अवस्था के पहले पायदान पर हैं। उन्होंने कहा कि अभी तो वो बड़े मामा का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, पर अगर वो अपनी पूरी ताकत पा लें तो शायद उन्हें हरा सके। गरुड़ राज के होश उड़ गए। शून्य अवस्था वाली देवी भी मालिक को नहीं हरा सकती? हाँ, और मां ने यह भी कहा कि अगर बड़े मामा ने अपना अगला स्तर पार कर लिया तो फिर दुनिया में उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। उधर हवेली के हॉल में अर्जुन के आने की खबर सुनकर पूरा परिवार जमा हो गया था। अर्जुन, क्या सब काम हो गया? सिंहराज ने पूछा। हाँ पिताजी, बस एक दिव्य स्फटिक की कमी है जो कुछ दिनों बाद नीलम गुप्त लोक खुलने पर मिल जाएगा। मुझे वहां जाने की अनुमति मिल चुकी है। सिंहराज खुश होकर बोले, बहुत बढ़िया, हमने भी बाकी सारा सामान जुटा लिया है। जैसे ही वो गुप्त लोक खुलेगा तुम प्राण संग्रह के स्तर पर पहुंच जाओगे। वे सोचकर ही रोमांचित थे कि जो अर्जुन शरीर शोधन में इतना शक्तिशाली है वो अगले स्तर पर क्या तबाही मचाएगा। पिताजी, मैंने शहर में हर तरफ धुआं देखा, क्या हुआ यहां? अर्जुन ने पूछा। सिंहराज मुस्कुराए, कुछ नहीं बेटा, शहर के कुछ छोटे बड़े खानदान हमारी दुकानों पर कब्जा करने आए थे। उन्हें लगा कि सिंह परिवार खत्म हो गया है, पर हमने उन सबको मिट्टी में मिला दिया। अर्जुन की भौहें तन गई। उनकी इतनी हिम्मत, हमारे परिवार पर हमला? क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि सिंह परिवार आज मिट जाएगा। इसके बाद सिंहराज ने उन 3 वायु विहार शिकारियों की पूरी कहानी सुनाई। कहानी खत्म भी नहीं हुई थी कि अर्जुन का सिर झुक गया। उसके पूरे शरीर से एक ऐसी भयानक और ठंडी ऊर्जा निकलने लगी कि पास खड़े लोगों का दम घुटने लगा। अर्जुन? सिंहराज अपने बेटे को देख रहे थे, पर उन्हें लग रहा था कि उनके सामने कोई काल खड़ा है। परिवार को मिटाना? कौन थे वो? कहां से आए थे? अर्जुन की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ लाडो की बात पर वे पूरे परिवार को खत्म करने निकल पड़े। अगर बजरंग यहां ना होता तो आज उसकी हवेली शमशान बन चुकी होती। ये सोचकर ही अर्जुन के सीने में आग लग गई। उसे लगा कि वो अब तक इस दुनिया की क्रूरता को बहुत हल्के में ले रहा था। कुंवर साहब, हमने पूरी छानबीन कर ली है, तीसरे बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा। अर्जुन की ऊर्जा देखकर वे भी उसे अब सम्मान से कुंवर साहब कह रहे थे। हमला करने वालों में एक प्रेत लोक का हत्यारा था जिसे लाडो के परिवार ने भेजा था। दूसरा तलवार संघ का दिनेश था और आखिरी वाला गजराज के महल का सलाहकार था। लाडो का परिवार, प्रेत लोक, तलवार संघ और गजराज का महल। समझ गया। आप सब यही रुकिए, मैं अभी आता हूं। अर्जुन तेजी से आंगन में आया। बड़े मामा? बजरंग ने कुछ कहना चाहा, पर अर्जुन से निकल रही मौत की तपिश इतनी भारी थी कि बजरंग अपनी जगह से हिल तक नहीं पाया। बजरंग, सिंह हवेली की रक्षा करना। कोई भी अगर यहां बदतमीजी करने आए तो बिना सोचे उसे वहीं मार डालना, अर्जुन ने आदेश दिया। आगे क्या अर्जुन गरुड़ राज पर सवार होकर सीधे लाडो के घर पहुंचता है और वहां मौजूद सुरक्षा घेरे को घास की तरह उखाड़ फेंकता है? आगे इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहें हमारे साथ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हेलो लिसनर, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो 5 स्टार रेटिंग जरूर दें, ताकि हमें पता चले कि आप लोग तो हमारी कहानी पसंद आ रही है। तो हमारी कहानी के और भी ज्यादा एपिसोड सुनने के लिए हमें कमेंट्स में नेक्स्ट एपिसोड लिखकर जरूर बताएं। जो आज्ञा, बजरंग ने अपना सिर झुकाकर कहा। जैसे ही उसकी नजर अर्जुन से हटी, बजरंग को लगा जैसे उसका शरीर ढह जाएगा।
उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। सिर्फ अर्जुन को देखने मात्र से उस पर इतना भयानक दबाव था कि उसे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हालांकि वो जानता था कि अर्जुन शक्तिशाली है, लेकिन आज उसे असलियत समझ आई। उसे एहसास हुआ कि जब अर्जुन ने उसे एक थप्पड़ मारकर उसकी हड्डी तोड़ी थी, तब वो सिर्फ खेल रहा था। अगर वो गंभीर होता तो बजरंग आज जिंदा नहीं बचता। गरुड़राज, मेरे पीछे आओ, अर्जुन ने आदेश दिया। जी। गरुड़राज के मन में भी खौफ भर गया था। उसने पहली बार अर्जुन को इस क्रोध में देखा था और कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। वो तुरंत अपने विशाल पक्षी रूप में बदल गया। सूं! अर्जुन गरुड़राज की पीठ पर सवार हुआ और बिजली की रफ्तार से आसमान में ओझल हो गया। दादाजी, बड़े मामा क्या करने जा रहे हैं? बजरंग ने कांपते हुए सिंहराज से पूछा। वो शायद प्रलय लाने जा रहा है, सिंहराज ने धीरे से बुदबुदाया। उधर जलधारा नगर में लखन लाल के संबंधी और लाड़ों के परिवार यानी चौहान खानदान की हवेली में। पिताजी, क्या कोई खबर मिली? लाड़ो बिस्तर पर बीमार पड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। उसके पिता महेंद्र चौहान ने अपनी बेटी को देखा और मुस्कुराए। बेटी, चिंता मत कर, इस बार 3 वायु विहार योद्धा एक साथ गए हैं। सें परिवार का नामो निशान मिटना तय है। लाड़ो ने सिर हिलाया और शांत हो गई। उसे बस सें परिवार की बर्बादी देखनी थी। उसी समय जलधारा नगर के नगरपाल भवन में, नागेंद्र गुरुजी, नगर की रक्षा के लिए सुरक्षा कवच को और मजबूत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नगरपाल सूर्य प्रताप ने हाथ जोड़कर कहा। वो बहुत उत्साहित था क्योंकि उसके सामने नवचंद्र संप्रदाय के मुखिया नागेंद्र देव खड़े थे, जो दिव्य संपर्क स्तर के महागुरु थे। नगरपाल जी, शिष्टाचार की जरूरत नहीं है। मैंने ये मदद आपकी तीसरी बेटी कोमल की वजह से की है, नागेंद्र देव ने बगल में खड़ी एक युवती की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। सूर्य प्रताप जी, आप जैसे साधारण योद्धा ने इतनी अद्भुत संतान को जन्म कैसे दिया? ये बच्ची अभी सिर्फ 17 साल की है और इसने प्राण संग्रह का स्तर भी पार कर लिया है। जहां तक मुझे पता है, राजकुमार गजराज का बेटा भी अभी इस मुकाम तक नहीं पहुंचा है। आज ये हमारे निशा वायु देश की युवा पीढ़ी में नंबर 1 है। समय आने पर यह निश्चित रूप से दिव्य संपर्क स्तर तक पहुंचेगी, और अगर यह शून्य अवस्था तक पहुंच जाए तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा। तब यह पूरे देश की सबसे शक्तिशाली हस्ती बन जाएगी। सूर्य प्रताप ने अपनी बेटी को देखा। उनकी आंखें गर्व से भरी थीं, पर उन्होंने विनम्रता से कहा, गुरुजी, ये सब आपकी कृपा है। अगर आपने इसे अपनी निजी शिष्या ना बनाया होता तो ये यहां तक कभी ना पहुंचती। नागेंद्र देव ठहाका मारकर हंसने लगे, लेकिन तभी टूम! नगर के सुरक्षा कवच का मुख्य केंद्र तेजी से चमकने लगा। ये रोशनी, कोई दिव्य संपर्क स्तर का योद्धा आ रहा है। नागेंद्र देव चौंक गए। क्या? दिव्य संपर्क महागुरु? सूर्य प्रताप घबरा गए। नागेंद्र देव मुस्कुराए। घबराओ मत, मैंने जो कवच बनाया है उसे दिव्य संपर्क स्तर का कोई भी योद्धा अपनी ताकत से नहीं तोड़ सकता, और फिर मैं यहां हूं ही। वे सब नगर की दीवार पर पहुंचे। कुछ ही देर में आसमान से एक विशाल साया आता दिखा। स्वर्ण गरुड़राज, वो यहां क्या कर रहा है? नागेंद्र देव बुदबुदाए। गुरुजी, ये कौन है? सूर्य प्रताप ने पूछा। स्वर्ण गरुड़राज एक दिव्य महापक्षी। ये अकेला रहता है। आज इंसानी बस्ती में क्यों आ रहा है? जैसे ही गरुड़राज करीब पहुंचा, नागेंद्र देव जोर से चिल्लाए, गरुड़राज, बहुत समय बाद मिले। मैं नागेंद्र देव हूं, तुम्हारा स्वागत करता हूं। गरुड़राज ने नागेंद्र को देखा और जोर से बोला, नागेंद्र गुरु, क्या ये कवच आपने बनाया है? इसे तुरंत हटाओ और मुझे शहर के अंदर जाने दो। नागेंद्र देव ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, गरुड़राज, मैं तुम्हें नहीं रोकता, लेकिन तुम्हारे शरीर से निकलने वाली मौत की तपिश इतनी भयानक है कि हजारों फीट दूर भी मेरा चेहरा जल रहा है। अगर मैंने तुम्हें अंदर आने दिया तो शहर में लाशों के ढेर लग जाएंगे। गरुड़राज ने ठंडी आवाज में कहा, नागेंद्र गुरु, आपको गलतफहमी हुई है। ये मौत की तपिश मेरी नहीं, मेरे स्वामी की है।
स्वामी? तभी नागेंद्र देव की नजर गरुड़ राज की पीठ पर बैठे अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन की आंखें बंद थीं और वो ध्यान लगा रहा था। वो भयानक ऊर्जा वास्तव में उसी से निकल रही थी। नागेंद्र देव का दिल तेजी से धड़कने लगा। गरुड़ राज का कोई स्वामी है? इस जिद्दी पक्षी ने किसी की गुलामी स्वीकार कर ली। इसका मतलब क्या यह आदमी शून्य अवस्था का महागुरु है? यह सोचकर नागेंद्र के माथे पर पसीना आ गया। गरुड़ राज, क्या मैं जान सकता हूं कि आपके स्वामी का शहर में आने का मकसद क्या है? नागेंद्र ने कांपती आवाज में पूछा। तभी अर्जुन ने अपनी आंखें खोली। जैसे ही आंखें खुली, नगर की दीवार पर 2 गहरी दरारें पड़ गई। आह! कोमल ने जैसे ही अर्जुन की नजरों का सामना किया, उसके पैर कांप गए और वो जमीन पर गिर पड़ी। सुरक्षा कवच हटाओ। मैं चौहान खानदान के लिए आया हूं और बेवजह खून नहीं बहाना चाहता। हाँ, अगर तुम चौहान खानदान का पक्ष लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें भी मार सकता हूं, अर्जुन ने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा। नागेंद्र देव कोई मूर्ख नहीं थे। वे तो चौहान खानदान को जानते तक नहीं थे, तो उनके लिए जान क्यों देते? मान्यवर, कृपया इंतजार करें, मैं अभी रास्ता खोलता हूं। नागेंद्र ने तुरंत सुरक्षा कवच का एक कोना खोल दिया। जो आदमी गरुड़ राज की सवारी कर रहा हो, उससे पंगा लेना मौत को दावत देना था। सुम! गरुड़ राज सीधे शहर के अंदर उड़ गया। उन्हें जाते देख सूर्य प्रताप के माथे की नसें फटने लगी। ये चौहान खानदान वाले क्या पागल हो गए हैं? उन्होंने ऐसे भयानक इंसान से दुश्मनी क्यों मोल ली? नागेंद्र देव ने एक लंबी आह भरी और कहा, अब इन बातों का कोई मोल नहीं रह गया है। ये चौहान खानदान अब इतिहास बनने के लिए अभिशप्त है। जब सामने शून्य अवस्था का महागुरु खड़ा हो, तो जलधारा नगर का एक छोटा सा परिवार तो क्या, निशा वायु देश के हमारे नवचंद्र संप्रदाय जैसे बड़े संप्रदायों का भी अस्तित्व मिट जाए। गुरुजी, तभी कोमल की कांपती हुई आवाज आई। क्या बात है बेटी? नागेंद्र ने पूछा। गुरुजी, आपने कहा था कि मेरी प्रतिभा बहुत अच्छी है, लेकिन वो युवक जो मेरी ही उम्र का लग रहा है, वो मुझसे इतना शक्तिशाली कैसे है? अर्जुन की नजरों का सामना करने के बाद कोमल का आत्मविश्वास पूरी तरह डगमगा गया था। नागेंद्र देव ने अपनी शिष्या को डांटते हुए कहा, पगली, तुझे लगता है कि वो तेरी उम्र का है? कोमल हैरान रह गई। क्या वो नहीं है? नागेंद्र ने झुंझला कर कहा, क्या तूने कभी किसी को उस उम्र में इतनी भयानक शक्ति के साथ देखा है? वो बस जवान दिखने की कला जानता है। उसकी उम्र शायद मुझसे भी कहीं ज्यादा होगी। कोमल ने राहत की सांस ली। अच्छा, तो ये बात है, नागेंद्र ने फुसफुसाते हुए कहा। बिल्कुल, और याद रखना, भविष्य में अगर कभी उसका सामना हो तो अपनी जबान पर लगाम रखना। ऐसे प्राचीन पूर्वज जब नाराज होते हैं तो प्रलय आ जाती है। चौहान हवेली। धूम! आसमान में एक भयानक गर्जना हुई जिसने पूरे चौहान खानदान को हिलाकर रख दिया। अरे, ये क्या बला है? इतना विशाल पक्षी? राक्षस! ये जादुई दैत्य यहां कैसे आया? जल्दी मुखिया जी को खबर करो। खबर देने की जरूरत ही नहीं थी। महेंद्र चौहान खुद बाहर निकल आया था। गरुड़ राज के विशाल शरीर को देखकर उसके पसीने छूट गए। महाराज, मैं महेंद्र चौहान हूं। इस तुच्छ घर में आपके आगमन का क्या कारण है? आपको जो भी चाहिए ये सेवक हाजिर कर देगा। महेंद्र ने जितना हो सके उतना झुककर कहा। उसे पता था कि यह पक्षी उसे एक फूंक में उड़ा सकता है। तभी गरुड़ राज की पीठ से अर्जुन की आवाज गूंजी। महेंद्र चौहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महेंद्र ने ऊपर देखा और उसकी आंखें फटी रह गई। अर्जुन, तू जिंदा है? घबराहट में उसके मुंह से सच निकल गया, पर उसने तुरंत नकली मुस्कान ओढ़ ली। अरे भांजे, ये सब क्या है? अर्जुन की आवाज पत्थर जैसी ठंडी थी। भांजा, मैं तेरा काल हूं। महेंद्र, तेरी ये जिंदगी मेरे सिंह परिवार की दी हुई है। तूने ही अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे जोड़ा था। जब तेरा मन भर गया और तेरी बेटी लाडो ने रिश्ता तोड़ा, तब भी मैंने बिना कुछ कहे स्वीकार कर लिया। मैंने अपना धर्म निभाया, पर तुमने क्या किया?
पहले तेरी बेटी ने अपने गुरु के साथ मिलकर मेरे परिवार को मिटाना चाहा। जब मैंने उसे सबक सिखाया तो पछतावे के बजाय तुमने हत्यारे भेजे ताकि मेरे पूरे खानदान का नामो निशान मिट जाए। महेंद्र, मैंने तुझे एक नहीं कई मौके दिए, पर तूने खुद अपनी मौत चुनी। महेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया, पर वो अभी भी अकड़ रहा था। अर्जुन, जो हुआ सो हुआ। मेरी लाडो अब राजकुमार गजराज की होने वाली बहू है। अगर तूने हमें छुआ तो गजराज का महल तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। गजराज का महल? वो कचरा मेरा क्या बिगाड़ेगा? महेंद्र, आज अगर स्वर्ग और पाताल भी एक हो जाएं तो भी तेरे खानदान को नहीं बचा पाएंगे। अर्जुन ने हाथ हवा में लहराया और पास खड़ी एक भारी बर्छी खुद बखुद उसके हाथ में आ गई। चौहान, खानदान का सर्वनाश हो। अर्जुन ने स्वर्गीय न्याय बर्छी कला का आह्वान किया। धूम! बर्छी की नोक से ऊर्जा का ऐसा सैलाब निकला जैसे हजारों हाथियों और घोड़ों की सेना एक साथ हमला कर रही हो। अर्जुन, महेंद्र चौहान कुछ और कह पाता उससे पहले ही उस ऊर्जा ने उसे चीथड़ों में उड़ा दिया। उसके पीछे खड़े चौहान परिवार के लोग भी गाजर मूली की तरह कट गए। धूल और मलबे के बीच अर्जुन ने लाडो को देखा। वो लहूलुहान थी, उसके हाथ पैर पहले ही टूटे हुए थे, वो भाग भी नहीं सकती थी। उसने चीख कर कहा, अर्जुन, मैं भूत बनकर भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। अगले ही पल बर्छी की ऊर्जा ने उसे भी मिटा दिया। कुछ ही पलों में आलीशान चौहान हवेली खंडहर बन चुकी थी। भूत बनकर नहीं छोड़ेगी? जब जिंदा रहकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी तो मरने के बाद क्या करेगी? अर्जुन ने हाथ झटक कर बर्छी फेंक दी। गरुड़राज ये देखकर कांप उठा। मालिक की शक्ति सच में शून्य अवस्था की है। गरुड़राज, चलो, अर्जुन ने आदेश दिया। जी मालिक। अब कहां? तलवार संघ। अर्जुन की आंखें शोले बरसा रही थीं। तलवार संघ का मुख्य शिखर, संप्रदाय प्रमुख, हमारे पुराने पूर्वज अपनी तपस्या पूरी कर बाहर आ गए हैं। एक चेले ने खुशी से चिल्लाकर कहा। प्रमुख विनयपाल अपनी जगह से उछल पड़े। क्या? इतनी जल्दी? क्या पूर्वज सफल रहे? जी हां, वे सफल रहे। विनयपाल खिलखिलाकर हंसा। बेहतरीन। अब जब पूर्वज ने उस दिव्य व्यूह में महारत हासिल कर ली है तो वे अकेले ही 3 दिव्य संपर्क योद्धाओं पर भारी पड़ेंगे। हमारा तलवार संघ अब निशा वायु देश का सबसे शक्तिशाली संप्रदाय बनेगा। वो अभी अपनी जीत के सपने देख ही रहा था कि धूम! एक भयानक धमाके ने उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। आगे क्या अर्जुन तलवार संघ के दिव्य व्यूह को अपने एक अंगूठे से कुचल देता है और उनके पुराने पूर्वज की सारी हेकड़ी निकाल देता है? आगे इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हेलो लिसनर, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो 5 स्टार रेटिंग जरूर दें ताकि हमें पता चले कि आप लोग तो हमारी कहानी पसंद आ रही है। तो हमारी कहानी के और भी ज्यादा एपिसोड सुनने के लिए हमें कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड लिखकर जरूर बताएं। संप्रदाय प्रमुख, अनर्थ हो गया, भारी अनर्थ। तलवार संघ का एक बुजुर्ग बदहवास होकर अंदर भागा। उसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ा था। क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? संप्रदाय प्रमुख विनयपाल ने कड़क कर पूछा। स्वर्ण गरुड़राज, वो महा दैत्य आ गया है। उसने हमारे संप्रदाय के मुख्य द्वार को मलबे के ढेर में बदल दिया है, उस बुजुर्ग ने हाफते हुए कहा। विनयपाल चौंक गया। स्वर्ण गरुड़राज? वो पक्षी यहां क्या कर रहा है? हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, फिर उसने हमारे द्वार पर हमला क्यों किया? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। पता नहीं महाराज, पर वो गरुड़ अपनी क्रूरता के लिए मशहूर है। अगर वो सच में पागल हो गया तो आज हमारे संप्रदाय की खैर नहीं। विनयपाल के चेहरे पर अचानक एक ठंडी मुस्कान आ गई। पुराने समय में शायद ये बड़ी मुसीबत होती, पर अब हमारा तलवार संघ पहले जैसा नहीं रहा। ये कहते हुए वो संप्रदाय के एक शांत और सुंदर स्थान की ओर उड़ा और सीधे जमीन पर घुटने टेक दिए। पुराने पूर्वज, तलवार संघ संकट में है। आपका सेवक विनयपाल आपसे बाहर आने की विनती करता है। विनयपाल ने ऊंची आवाज में गुहार लगाई। चरमरा। दूर बनी एक घास की कुटिया का दरवाजा अपने आप खुल गया। एक सफेद बाल और लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा, जिसके शरीर से किसी ऋषि जैसी दिव्य चमक निकल रही थी,
धीरे धीरे बाहर आया। तुम लोग सच में निकम्मे हो। इतने छोटे से काम के लिए भी इस बूढ़े को अपनी तपस्या छोड़नी पड़ी। उस बूढ़े ने झिड़कते हुए कहा, यह कोई और नहीं, तलवार संघ का सबसे शक्तिशाली योद्धा गजाधर बाबा था। पूर्वज, अगर बात पानी से ऊपर ना निकलती तो मैं आपको परेशान नहीं करता, पर स्थिति हाथ से बाहर जा रही है। अब सिर्फ आप ही कुछ कर सकते हैं, विनयपाल ने हाथ जोड़कर कहा। गजाधर बाबा ने लापरवाही से कहा, स्थिति हाथ से बाहर? क्या वो सिर्फ एक मामूली पक्षी नहीं है? क्या उसके लिए इतना घबराना शोभा देता है? रुको, मैं उसे पकड़कर अपने संप्रदाय का पालतू पहरेदार बना लेता हूं। यह कहते हुए उसने कदम बढ़ाया। उसके पीछे चलते हुए विनयपाल मन ही मन बुदबुदाया, मामूली पक्षी, पालतू पहरेदार। अभी 1 साल पहले इसी गजाधर बाबा ने उसे चेतावनी दी थी कि दैत्य कुल के शक्तिशाली योद्धाओं से पंगा ना लेना और जितना हो सके सह लेना। पर अब उस दिव्य जादू को हासिल करते ही बाबा जी के तेवर 7वें आसमान पर पहुंच गए थे। दूसरी तरफ गजाधर बाबा हवा में उड़ते हुए संप्रदाय के द्वार पर पहुंच गया। इस समय तलवार संघ का मुख्य द्वार मलबे का ढेर बन चुका था। आसमान में स्वर्ण गरुड़राज अपनी पीठ पर अर्जुन को लिए नीचे देख रहा था। ओ नन्हे गरुड़, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस संप्रदाय के द्वार को हाथ लगाने की? गजाधर बाबा ने दूर से ही दहाड़ लगाई। उसकी आवाज में दिव्य संपर्क की शक्ति थी जो बादलों की गर्जना की तरह गूंज उठी। अरे देखो, हमारे तलवार संघ के पुराने पूर्वज बाहर आ गए हैं। वही पूर्वज ना जो बरसों से पीछे के पहाड़ों में तपस्या कर रहे थे। वही है भाई, मैंने सालों पहले उनकी एक झलक देखी थी। अब हमारी जीत पक्की है। पर क्या वो इस गरुड़ को रोक पाएंगे? अबे सुना नहीं, पूर्वज ने उसे नन्हा गरुड़ कहा है। इसका मतलब या तो पूर्वज उससे बहुत बड़े हैं या बहुत ज्यादा ताकतवर। जो भी हो, बाबा जी छा गए। पूरे तलवार संघ में जो डर फैला था वो गजाधर बाबा के आते ही गायब हो गया। गरुड़ राज ने जब ये सुना तो उसकी भौहें तन गई। नन्हा गरुड़? मैं तो इस बुढ़े को जानता तक नहीं। हालांकि तलवार संघ का गजाधर बाबा भी दिव्य संपर्क स्तर पर था, पर निशा वायु देश के योद्धाओं में उसकी गिनती कमजोरों में होती थी। फिर भी यह बुढ़ा इतनी हेकड़ी दिखा रहा था। क्या तलवार संघ की कमान तुम्हारे हाथ में है? तभी गरुड़ राज के पीछे से अर्जुन की आवाज आई। ऊपर कोई और भी है? गजाधर बाबा चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि गरुड़ राज की सवारी कोई इंसान कर रहा होगा। हाँ, मैं ही इस संप्रदाय का सर्वे सर्वा हूं। तू कौन है छोकरे? गजाधर बाबा ने पूछा। मैं अर्जुन सिंह, वही जो आज तुम्हारे इस तलवार संघ को मिट्टी में मिला देगा। अर्जुन ने सपाट आवाज में कहा। मेरा तलवार संघ मिटाएगा तू? गजाधर बाबा एक पल के लिए सन्न रह गए, फिर ठहाका मारकर हंसने लगे। संप्रदाय प्रमुख विनयपाल के चेहरे पर भी कुटिल मुस्कान थी। अर्जुन सिंह, उत्तर सीमावर्ती शहर वाला अर्जुन, तूने नीच तरीके अपनाकर मेरे छोटे भाई को मारा। मुझे लगा तू चतुर होगा, इसलिए मैंने दूसरों को सुपारी देकर सावधानी बरती, पर अब समझ आया तू तो निरा मूर्ख है। विनयपाल अपना सिर हिलाने लगा। मैंने तो दिनेश को बस मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था ताकि तेरी गहराई माप सकूं। क्या तेरा इकलौता इक्का ये गरुड़ ही है? अगर ऐसा है तो मैं खामखा डर रहा था। अर्जुन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो गरुड़ राज की पीठ पर खड़ा हुआ और दहाड़ा। यह मत कहना कि मैंने मौका नहीं दिया। 30 गिनती खत्म होने से पहले जो तलवार संग छोड़कर भाग जाएगा, मैं उसकी जान बख्श दूंगा। बाकी सब बिना दया के मारे जाएंगे। ये सुनते ही नीचे खड़े चेलों में हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। क्या संप्रदाय छोड़ने की कसम खाए? तू समझता क्या है खुद को? मैंने आज तक इतना दिमाग से पैदल इंसान नहीं देखा जो एक गरुड़ के दम पर इतनी बड़ी डींगे हाँक रहा है। बेचारा गरुड़ राज भी सोच रहा होगा कि कैसा बेवकूफ मालिक मिला है। तलवार संघ के लोग गजाधर बाबा की आड़ पाकर और भी बदतमीजी पर उतर आए। किसी ने भी अर्जुन की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। गजाधर बाबा ने भी सिर हिलाया और मुस्कुराकर बोला, नन्हे गरुड़, मैं तुझे भी एक मौका देता हूं। अपनी पीठ पर बैठे इस छोकरे को मार डाल और हमारे संप्रदाय का रक्षक बन जा। मैं तेरी जान बख्श दूंगा। चेले फिर चिल्लाने लगे। ओ बड़े पक्षी, जल्दी घुटने टेक दे, बाबा जी रहम कर रहे हैं। अगर हार नहीं मानी
तो रात को तंदूरी पंख पकाकर खाएंगे। इतनी गालियां सुनकर स्वर्ण गरुड़राज की आंखों में शोले भड़क उठे। नीच इंसानों, तुम्हारी मौत आई है। ईश्वरीय श्वास, स्वर्गीय प्रहार। गरुड़राज ने मुंह खोलकर एक भयानक रोशनी छोड़ी। इस प्रहार ने आसमान का रंग बदल दिया। तलवार संघ के साधारण चेले ये देखकर थर थर कांपने लगे। दिव्य संपर्क की असली ताकत उन्होंने पहली बार देखी थी। मामूली खिलौना है ये। गजाधर बाबा ने हुंकार भरी और हवा में उछलकर अपनी तलवार से गरुड़ के प्रहार को बीच से चीरने की कोशिश की। करक! दोनों शक्तियों के बीच महासंग्राम छिड़ गया। बाबा जी ने रोक लिया, चेले चिल्लाए। लेकिन अगले ही पल गजाधर बाबा की तलवार की चमक गरुड़ के प्रहार के सामने फीकी पड़ने लगी। क्या यह दिव्य पक्षी की शक्ति है? मेरा स्तर इसके बराबर है, फिर भी यह मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, गजाधर बाबा ने सोचा। अगर पहले की बात होती तो शायद मैं हार जाता, पर आज मैं अलग हूं। गजाधर बाबा ने एक हाथ से तलवार संभाली और दूसरे हाथ से अपनी झोली से एक तांबे की मुहर निकाली। उस पर सरिता स्तंभ लिखा था। देख गरुड़, मेरी असली शक्ति, सरिता स्तंभ मुहर, वार कर। जैसे ही वो मुहर गजाधर बाबा के हाथ से निकली, उसने गरुड़राज के प्रहार को रुई की तरह बिखेर दिया। क्या? गरुड़राज की आंखों में खौफ छा गया। वो मुहर उसे बेबस महसूस करा रही थी। जब तू झुकना नहीं चाहता तो मर। गजाधर बाबा के चेहरे पर क्रूरता छा गई। वो मुहर अब गरुड़राज की ओर तेजी से बढ़ रही थी। गरुड़राज ने बचने की कोशिश की, पर वो जादुई मुहर उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। ये देख विनय पाल की आंखें चमक उठी। छठे स्तर का जादुई हथियार, इसकी शक्ति शून्य अवस्था के बराबर है। पूरे निशावायु देश में अब कोई बाबा जी का सामना नहीं कर पाएगा। गजाधर बाबा ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, बिना मुहर के भी कौन मेरा मुकाबला कर सकता है? विनय पाल ने मन ही मन सोचा, अभी तो गरुड़ तुझे धो रहा था, इतनी जल्दी भूल गया? पर उसने जबान नहीं खोली। उधर तलवार संघ के चेले और भी जोश में आ गए। क्यों रे गरुड़, अभी तो बड़ी हवा में उड़ रहा था, अब भीगी बिल्ली क्यों बन गया? अबे वो भीगी बिल्ली नहीं, भीगा पक्षी है। और वो ऊपर बैठे बेवकूफ, तू हमें मारने वाला था ना? अब चुप क्यों है? भौंक ना। गरुड़राज घबराकर चिल्लाया, मालिक अब क्या करूं? रुक जाओ, अर्जुन ने शांत भाव से कहा। क्या? रुक जाऊं? पर वो मुहर। कोई बात नहीं, रुक जाओ। अर्जुन की आवाज में एक अजीब सा सुकून था। गरुड़राज ने दांत पीस कर खुद को हवा में रोक लिया। गजाधर बाबा हंसा, हार मान ली? अच्छा है, मौत तो वैसे भी आनी ही थी। तभी अर्जुन ने अपनी जगह से हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ से एक विशाल सुनहरी हथेली हवा में प्रकट हुई। यह स्वर्गीय न्याय हथेली थी। जैसे ही वो मुहर पास पहुंची, अर्जुन की उस सुनहरी हथेली ने अपनी बीच वाली उंगली को अंगूठे से दबाया, जैसे कोई कंचा चलाने के लिए निशाना साधता है। अरे ये लड़का क्या कर रहा है? उंगली चटका रहा है क्या? चेलों ने मजाक उड़ाया। तक जैसे ही वो जादुई मुहर पास आई, अर्जुन ने अपनी उंगली से एक टिकोरा मारा। धुम! वो मुहर जो पूरे संप्रदाय को मिटा सकती थी, अर्जुन की एक उंगली के प्रहार से कंचे की तरह हवा में उछल गई। सूं! अगले ही पल वो मुहर रॉकेट की तरह आसमान की ओर भागी। वो हवा में एक तारे की तरह चमकी और देखते ही देखते नजरों से ओझल हो गई। बाबा जी? विनय पाल ने घबराकर गजाधर बाबा की ओर देखा। गजाधर बाबा पत्थर का बुद्ध बना खड़ा था। बाबा जी क्या हुआ? मुहर कहां गई? गजाधर बाबा ने थूक निगला और कांपती आवाज में बोला, मैं उसे महसूस नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? विनय पाल चिल्लाया। गजाधर बाबा की जबान लड़खड़ाने लगी। या तो उस लड़के ने उसे इतनी दूर फेंक दिया है जहां मेरी पहुंच नहीं, या फिर उस एक उंगली के वार से वो मुहर चूर चूर हो गई है। आगे क्या अर्जुन तलवार संघ के पुराने पूर्वज के पास जाकर कहता है, अब तुम्हारी बारी है, और पूरे संप्रदाय में सन्नाटा छा जाता है।
आगे। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहें हमारे साथ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हे लिसनर, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो 5 स्टार रेटिंग जरूर दें, ताकि हमें पता चले कि आप लोग तो हमारी कहानी पसंद आ रही है। तो हमारी कहानी के और भी ज्यादा एपिसोड सुनने के लिए हमें कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड लिखकर जरूर बताएं। क्या? संप्रदाय प्रमुख विनय पाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। गजाधर बाबा ने जो 2 संभावनाएं बताई थीं, वे दोनों ही अविश्वसनीय थीं। वो छठे स्तर का एक दिव्य जादुई हथियार था। उसकी शक्ति शून्य अवस्था को छूती थी। क्या कोई इंसान उसे एक उंगली के झटके से इतनी दूर फेंक सकता है कि उसकी आहट तक ना मिले, या फिर उसे सीधे नष्ट कर दिया? यह कल्पना से परे था। अगर यह सच था तो अर्जुन सिंह की शक्ति। विनय पाल ने कांपती नजरों से अर्जुन की ओर देखा। उसके मन में एक भयानक विचार कौंधा। क्या अर्जुन ने उन शिकारियों और दिनेश को स्वर्ण गरुड़ राज के दम पर नहीं, बल्कि अपनी खुद की ताकत से मारा था? यह सोचकर विनय पाल का कलेजा मुंह को आ गया। भारी भूल हो गई। क्या तलवार संघ का सदियों पुराना गौरव आज यहीं समाप्त हो जाएगा? उसी समय अर्जुन ने अपना हाथ नीचे किया और नीचे खड़े संप्रदाय के लोगों को देखा। 30 गिनती पूरी हो चुकी है और कोई भी पीछे नहीं हटा। बहुत अच्छे। लगता है तुम सब तलवार संघ की कब्र में साथ सोने को बेताब हो। तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूं। अर्जुन ने अपने जादुई कंगन से रक्त बिच्छू की तलवार निकाली। स्वर्गीय न्याय तलवार कला, चतुष्कोण प्रहार। अर्जुन ने हवा में 4 बार तलवार चलाई, आगे पीछे दाएं और बाएं। तलवार से निकली भयानक ऊर्जा मीलों तक फैल गई और उसने तलवार संघ के चारों ओर एक चौकोर घेरा बना दिया। इसने क्या किया? क्या निशाना चूक गया? नहीं भाई, जिसने बाबा जी की मुहर एक उंगली से उड़ा दी, उसका निशाना कैसे चूक सकता है? तलवार संघ के बुजुर्गों के चेहरे पर शक की लकीरें उभर आईं। दूसरी ओर अर्जुन ने गरुड़ राज से कहा, चलो यहां का काम हो गया। जी? गरुड़ राज हैरान था। उसे समझ नहीं आया कि अर्जुन अचानक जाने की बात क्यों कर रहा है। वे 4 बार तो किसी को लगे भी नहीं थे, पर वो अर्जुन का गुलाम था, इसलिए उसे आदेश मानना ही पड़ा। सूं, पंख फड़फड़ाते हुए गरुड़ राज मुड़ा और वहां से चल दिया। अरे, वो भाग क्यों रहा है? शायद कोई चाल है। नहीं, लगता है उस लड़के की शक्ति खत्म हो गई है। वो बस दिखावा कर रहा था और पकड़े जाने के डर से भाग गया। तलवार संघ के चेलों के बीच फिर से चर्चा शुरू हो गई। यहां तक कि गजाधर बाबा भी उलझन में था, पर अर्जुन को जाते देख उसने राहत की सांस ली। रास्ते में गरुड़ राज ने भी पूछ लिया, मालिक, क्या आप उन्हें जिंदा छोड़ रहे हैं? उसे पता था कि अर्जुन का गुस्सा ऐसा नहीं है कि वो किसी को यूं ही छोड़ दे। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, वे सब पहले ही मर चुके हैं। क्या? गरुड़ राज ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। गूं। पीछे जहां अर्जुन की तलवार की ऊर्जा जमीन पर गिरी थी, वहां से अचानक रोशनी का एक विशाल खंभा फूट पड़ा। देखते ही देखते बाकी 3 दिशाओं से भी वैसी ही तलवार की रोशनी निकली और उन्होंने पूरे तलवार संघ को एक कैद खाने की तरह घेर लिया। गरुड़ राज की आंखें फटी रह गईं। इतनी दूर होने के बावजूद उसे उस रोशनी से अपनी मौत का एहसास हो रहा था। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? क्या इसने हमें यहां कैद कर लिया है? तलवार संघ के चेलों की चीख पुकार के बीच वे चारों रोशनी के खंभे अचानक हजारों लाखों नन्ही तलवारों में बदल गए और पूरे संप्रदाय पर बरस पड़े। हटो, मैं इसे तोड़ दूंगा। एक बुजुर्ग ने अपनी तलवार से प्रहार किया, पर उसकी तलवार कांच की तरह टूट गई और वो नन्ही रोशनी उसके शरीर को पार कर गई। वो वहीं ढेर हो गया। बचो, भागो यहां से। पूरे संप्रदाय में मातम छा गया, पर उन लाखों तलवारों की बारिश से बचने का कोई रास्ता नहीं था। सब खत्म हो गया। मेरी एक गलतफहमी ने सब बर्बाद कर दिया। विनय पाल घुटनों के बल गिर पड़ा। उसे अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। एक रोशनी उसके सीने के पार निकल गई और वो मिट्टी में मिल गया। मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। गजाधर बाबा दहाड़ा और आसमान की ओर उड़ा। बाबा जी, हमें भी साथ ले चलो, चेले चिल्लाए।
पर आसमान में पहुंचते ही गजाधर बाबा को हजारों तलवारों ने घेर लिया। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर अर्जुन की ऊर्जा के सामने उसकी तलवारबाजी खिलौना साबित हुई। कुछ ही पलों में गजाधर बाबा का शरीर छलनी हो गया और वह आसमान से एक बेजान लाश बनकर नीचे गिरा। तलवार, संघ का अस्तित्व मिट गया। कैसी भयानक शक्ति है। गरुड़राज का गला सूख गया। तलवार, संघ इस देश की एक बड़ी ताकत थी, पर अर्जुन के सामने वो कागज की तरफ हट गई। मालिक, अब कहां चलना है? गरुड़राज ने खुद को संभालते हुए पूछा। क्या तुम जानते हो कि प्रेतलोक कहां है? अर्जुन ने पूछा। गरुड़राज सिहर उठा। मालिक, प्रेतलोक हत्यारों का एक गुप्त संगठन है जो पूरी दुनिया में फैला है। उनका मुख्य अड्डा कहां है ये कोई नहीं जानता, पर निशा, वायु देश में उनकी एक छोटी सी शाखा जरूर है। क्या तुम उसका रास्ता जानते हो? जी हां, एक ठिकाना मुझे पता है, वहां ले चलो। एक सुनसान पहाड़ी गांव में एक पुरानी परचून की दुकान थी। अंदर एक बूढ़ा आदमी हुक्का पीते हुए अपने हाथ में एक सूची देख रहा था। इस महीने कुल 360 सुपारी ली गई और उनमें से 9 नाकाम रहीं। बूढ़े ने अपनी भौहें सिकोड़ी। नाकाम मिशनों की सूची में राजकुमार गजराज और कुछ महागुरुओं के नाम थे जिन्हें मारना लगभग नामुमकिन था, लेकिन उसकी नजर आखिरी नाम पर जाकर ठहर गई। उत्तर सीमावर्ती शहर का सिंह परिवार और उनका लड़का अर्जुन सिंह। यह मिशन कैसे फेल हो गया? बूढ़ा हैरान रह गया। उस बूढ़े ने काम की सूची को मुट्ठी में भींच लिया और बार बार पुष्टि करने के बाद रुका। उसके चेहरे पर अभी भी अविश्वास के भाव थे। उत्तर सीमावर्ती शहर? उस छोटे से कस्बे में तो कोई वायु विहार स्तर का योद्धा भी नहीं है ना? हमारा लाल राक्षस तो इस देश का बेहतरीन हत्यारा था, वो कैसे हार गया? क्या जानकारी पक्की है? उसने हैरानी से पूछा। तभी पीछे अंधेरे से एक भारी आवाज आई। जानकारी बिल्कुल सही है। लाल राक्षस मारा गया है और उसे एक ही झटके में खत्म कर दिया गया। एक झटके में? उसे कौन मार सकता है? बूढ़ा सन्न रह गया। पाताल पर्वत का राजा पंचरंगी बैल बजरंग अंधेरे से जवाब मिला। बूढ़े के चेहरे पर समझदारी के भाव आए। अच्छा, तो वो सांड बीच में आ गया? तब तो ताज्जुब नहीं। शारीरिक ताकत के मामले में उस बैल का मुकाबला इस देश में बहुत कम लोग कर सकते हैं। पर वो सिंह परिवार के साथ कैसे जुड़ गया? उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि एक मामूली परिवार और पाताल पर्वत के राजा का क्या मेल। बाकी स्थिति साफ नहीं है, पर सच यही है, परछाई ने कहा। बूढ़े ने आ भरी। सिर्फ 50 लाख घटिया प्राण पत्थर के चक्कर में हमने अपना एक कीमती हत्यारा खो दिया। ये सौदा घाटे का रहा। तभी दुकान का दरवाजा धीरे से खुला और एक युवक अंदर आया। ओह, ग्राहक आए हैं, क्या खरीदना चाहेंगे? बूढ़े ने मुस्कुराकर पूछा। एक जान खरीदनी है, आने वाले ने कहा। बूढ़ा चहक कर बोला, बताइए किसकी जान की कीमत लगानी है? अर्जुन सिंह की। अर्जुन सिंह? फिर से वही नाम? तो बताइए आप कितनी कीमत देंगे? बूढ़े ने पूछा। 10 अरब प्राण पत्थर, अर्जुन ने शांत भाव से कहा। क्या? 10 अरब? बूढ़े की आंखें फटी रह गईं। ये इस दशक का सबसे बड़ा सौदा था। हुजूर, आपकी कोई खास शर्त? हां, सिर्फ उसे मारना। उसके आसपास के किसी भी इंसान को खरोंच तक नहीं आनी चाहिए, वरना एक धेला नहीं मिलेगा, अर्जुन ने कहा। बूढ़ा मुस्कुराया। यह तो बहुत आसान है, पर हमारे प्रेतलोक का नियम है कि काम देने वाले को अपना नाम दर्ज कराना पड़ता है। आपका शुभ नाम? आने वाले ने अपनी आंखें ऊपर की और बूढ़े की ओर देखकर बोला, अर्जुन सिंह। बूढ़े की मुस्कान जम गई। अर्जुन सिंह? ये लड़का खुद अर्जुन सिंह है, उत्तर सीमावर्ती शहर वाला, वही जिसे मारना है। हुजूर, आप मजाक तो नहीं कर रहे? बूढ़े ने अपनी आंखें सिकोड़ी। क्या तेरी औकात है कि मैं तुझसे मजाक करूं?
अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा। बूढ़ा मुस्कुराया। ठीक है, प्रेत लोग को यह सौदा मंजूर है। उसने तुरंत एक जादुई पट्टी में जानकारी दर्ज कर दी। हमारी तो किस्मत खुल गई। हम यहां आराम करने आए थे और 10 अरब घर चल के आ गए। अंधेरे से हंसी की आवाज आई और 2 जुड़वा भाई बाहर निकले, जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे। मोहित और सोहित, अकेले ही सारा माल डकारने की मत सोचना। इस अर्जुन की जान मैं लूंगा। दूसरी तरफ से एक भारी भरकम मोटा आदमी निकला। गजेंद्र, तेरा क्या मतलब है? जुड़वा भाई गुस्से में बोले। यही कि ये काम कोई भी कर सकता है, जो पहले मारेगा पैसा उसका, गजेंद्र ने कहा। तीनों अर्जुन की ओर मुड़े और हमला करने ही वाले थे कि सूं, एक भयानक मौत की तपिश ने पूरे कमरे को घेर लिया। तीनों वहीं ठिठक गए। अंधेरे से एक और आदमी बाहर निकला। उसके बाल बिखरे थे और कपड़े फटे हुए थे। उसे देखते ही गजेंद्र और जुड़वा भाइयों के चेहरे का रंग उड़ गया और वे पीछे हट गए। काल भैरव, तुम यहां कैसे? गजेंद्र ने कांपते हुए पूछा। काल भैरव? निशा, वायु देश के प्रेत लोक के इकलौते 3 दिव्य संपर्क हत्यारों में से एक। मोहित ने थूक निकला। तुम्हें तो तपस्वी महाराज ने कैद किया था ना? सोहित ने पूछा। काल भैरव ने लापरवाही से कहा, मैं भाग निकला। उस बुड्ढे ने मुझे पकड़ लिया और 10 साल तक जबरदस्ती प्रवचन सुनाए। मैं पागल होने वाला था। अभी मौका मिलते ही भागा हूं। उसने अर्जुन की ओर देखा और बोला, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची थी। सोचा था पैसे कहां से आएंगे, और देखो पैसा खुद चलकर आ गया। इस लड़के का सिर मेरा है। किसी को कोई एतराज? नहीं, बिल्कुल नहीं, तीनों ने एक साथ कहा। उनकी औकात सिर्फ वायु विहार स्तर की थी, जबकि सामने खड़ा काल भैरव दिव्य संपर्क स्तर का था। वो उन्हें पलक झपकते ही मसल सकता था। बहुत अच्छे छोकरे, तेरा सिर अब मेरा हुआ। काल भैरव हंसा और अर्जुन की गर्दन पकड़ने के लिए झपटा, पर अगले ही पल काल भैरव को लगा जैसे जमीन घूम रही है। उसे अपने सामने एक बिना सिर वाली लाश खड़ी दिखी। वो लाश उसे जानी पहचानी लगी। रुको, ये तो उसी का शरीर था, उसका अपना सिर। उसे एहसास हुआ कि उसका सिर धड़ से अलग हो चुका है। पर किसने किया? उसकी धुंधली होती नजरों ने देखा कि अर्जुन अपनी तलवार वापस म्यान में रख रहा है। इस लड़के ने यह किया, पर कैसे? मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता, अभी तो आजाद हुआ था। काल भैरव की चेतना लुप्त हो गई और वो ढेर हो गया। अब तुम्हारी बारी है, तुम तीनों की। दूसरी तरफ अर्जुन ने अपनी गर्दन घुमाई और उन तीनों हत्यारों की ओर देखा। आगे क्या अर्जुन उन तीनों को जिंदा छोड़ने के बदले प्रेत लोक के गुप्त ठिकानों का नक्शा मांगता है? आगे इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पेयर। हेलो लिसनर, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो 5 स्टार रेटिंग जरूर दें, ताकि हमें पता चले कि आप लोग तो हमारी कहानी पसंद आ रही है। तो हमारी कहानी के और भी ज्यादा एपिसोड सुनने के लिए हमें कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड लिखकर जरूर बताएं। एक दिव्य संपर्क स्तर का हत्यारा पलक झपकते ही ढेर हो गया। वहां मौजूद बाकी हत्यारे ये देख भी नहीं पाए कि अर्जुन सिंह ने हमला कब किया। अर्जुन की ठंडी निगाहें अब उन तीनों हत्यारों पर टिकी जो अभी उसकी जान लेने की होड़ में थे। एक ही पल में उन तीनों को लगा जैसे वे साक्षात यमराज के सामने खड़े हों। भागो! किसी ने चिल्लाया और तीनों एक साथ बाहर की ओर लपके। लेकिन तप 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 जैसे ही वे मुड़े, उनके मुंह से खून का फव्वारा फूटा और वे बेजान होकर जमीन पर गिर पड़े। वे मर चुके थे। पलक झपकते ही 3 और लाशें। कमरे में सन्नाटा पसर गया। काफी देर बाद उस बूढ़े दुकानदार ने थूक निकला और कांपती आवाज में पूछा, हुजूर, इस सब का क्या मतलब है? अर्जुन ने उसकी ओर देखा और उपहास उड़ाते हुए बोला, क्यों, क्या सिर्फ तुम्हारे प्रेत लोग को ही लोगों को मारने का हक है? क्या दूसरों को पलटवार करने की इजाजत नहीं? इनकी मौत सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि ये कमजोर थे। अगर मुझे मारना चाहते हो तो कुछ दमदार हत्यारों को भेजो, मैं इंतजार करूंगा। ये कहकर वो हाथ पीछे बांधकर शान से बाहर निकल गया। बाहर स्वर्ण गरुड़राज अपने असली रूप में तैयार खड़ा था। वो अर्जुन को लेकर आसमान में उड़ गया। अर्जुन के जाने के बाद बूढ़े की जान में जान आई। ये लड़का, ये तो सीधे प्रेत लोक को चुनौती दे रहा है। क्या इसे अंदाजा नहीं कि हमारा संगठन कितना विशाल है? उसने मन ही मन बुदबुदाया, छोकरे,
तू अपने इस फैसले पर जरूर पछताएगा। आसमान की ऊंचाइयों में, मालिक अब कहां चलना है? गरुड़राज ने पूछा। अर्जुन ने कुछ सोचा और कहा, राजधानी जाने में कितना समय लगेगा? गरुड़राज ने हिसाब लगाया। अगर मैं अपनी पूरी रफ्तार से उड़ूं तो आने जाने में लगभग 6 दिन लगेंगे। अर्जुन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। इतना समय? अगर अभी गया तो नीलम गुप्तलोक वाला मामला बिगड़ जाएगा। खैर छोड़ो, राजकुमार बैजराज के महल को कुछ दिन और जीने देते हैं। मुझे घर ले चलो। जो आज्ञा, गरुड़राज ने जवाब दिया। गरुड़राज की तेज रफ्तार की बदौलत अर्जुन जल्द ही उत्तर सीमावर्ती शहर वापस पहुंच गया। सिंह हवेली पहुंचकर गरुड़राज ने अपना इंसानी रूप धारण किया और बजरंग से गप्पे लड़ाने चला गया। अर्जुन सीधे मुख्य हॉल की ओर बढ़ा। वहां सिंह परिवार के सभी सदस्य अभी भी जमा थे। अर्जुन, तुम कहां चले गए थे? क्या तुम सच में तलवार संग गए थे? सिंह राज ने उसे देखते ही घबरा कर पूछा। कुंवर साहब, तलवार संग ने इस बार हद पार कर दी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो सदियों पुराना संप्रदाय है, उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। अगर बदला लेना है तो धीरे धीरे योजना बनानी होगी, जल्दबाजी ठीक नहीं, बड़े बुजुर्ग ने सलाह दी। सही कहा। वैसे भी हमारे परिवार का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। उस तलवार संग को अभी अपनी हेकड़ी दिखाने दे। बस हमें 30-40 साल का समय दे, हमारा सिंह परिवार उन्हें धूल चटा देगा। तीसरे बुजुर्ग ने जोश में कहा। पूरा परिवार उत्साहित था। तलवार संग, जो कभी उनके लिए पहुंच से बाहर था, आज वे उसे टक्कर देने की बात कर रहे थे। लेकिन अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। तीसरे बुजुर्ग को लगा कि अर्जुन का हौसला कम हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, अगर 30 साल कम है तो 50 साल सही। हमारा सिंह परिवार हर जुल्म का बदला लेता है। अर्जुन मुस्कुराया। मेरे कहने का मतलब है कि अब बदला लेने के लिए कोई बचा ही नहीं है। मैंने चौहान खानदान और तलवार संग दोनों को पूरी तरह मिटा दिया है। क्या? पूरा हॉल सन्न रह गया। किसी को कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। अर्जुन, तुमने क्या कहा? तलवार संग मिट गया? सिंह राज अपनी कुर्सी से उछल पड़े। चौहान खानदान का मिटना समझ आता था, पर तलवार संग, वो तो एक साम्राज्य जैसा था। अर्जुन ने सहज भाव से पूरी घटना सुना दी। अब तलवार संग का किस्सा खत्म। प्रेत लोक अभी हमारे परिवार पर हमला नहीं करेगा, वे सिर्फ मेरे पीछे आएंगे। रही बात राजकुमार गजराज के महल की, तो गुप्त लोक से आने के बाद राजधानी जाकर उन्हें भी संयोग से निपटा दूंगा। अर्जुन ऐसे बात कर रहा था जैसे बाजार से सब्जी लाने की बात हो, लेकिन सुनने वालों के मुंह खुले के खुले रह गए। एक ही आदमी ने तलवार संग उजाड़ दिया, प्रेत लोक को ललकारा, और अब देश की सबसे बड़ी ताकत गजराज महल को मिटाने की बात कर रहा था। अर्जुन, तुम असल में कितने ताकतवर हो? सिंहराज ने गहरी सांस लेकर पूछा। अर्जुन ने अपनी ठुड्डी खुजलाई और कहा, पक्का तो नहीं पता, पर पिछले कुछ दिनों में जितने भी दिव्य संपर्क योद्धा मिले, उन्हें देखकर लगा कि मैं उन्हें मजाक मजाक में मार सकता हूं। अभी तक किसी शून्य अवस्था वाले से पाला नहीं पड़ा है, तो पता नहीं उन्हें मार पाऊंगा या नहीं। अगर कोई मिला तो मार कर देखूंगा। दिव्य संपर्क योद्धाओं को मजाक में मारना। सिंह परिवार के लोगों को लगा कि वे किसी दूसरी दुनिया की बातें सुन रहे हैं। वैसे जो तकनीकें मैंने सिखाई थी, उनमें सबकी प्रगति कैसी है? अर्जुन ने पूछा। दूसरे बुजुर्ग चहक कर बोले, अद्भुत कुंवर साहब, आपकी शरीर शोधन कला के पहले रूप का अभ्यास करते हुए मैं अब 15 मिनट तक टिक सकता हूं। मेरी शारीरिक ताकत पहले से दोगुनी हो गई है। सिंहराज ने भी गर्व से कहा। मैं तुम्हारी तलवारबाजी सीख रहा हूं। हालांकि मैं पहले रूप को भी पूरा नहीं समझ पाया हूं, पर सिर्फ उतनी सी समझ से मैंने लखनलाल को हरा दिया, जो पहले मेरी बराबरी का था। बड़े बुजुर्ग में अपनी दाढ़ी सहलाई। मैं तुम्हारी सांस लेने की तकनीक सीख रहा हूं। मैं बरसों से 9वें स्तर पर अटका था, पर कल मुझे महसूस हुआ कि मेरा स्तर बढ़ने वाला है। कुछ ही महीनों में मैं वायु विहार स्तर पर पहुंच जाऊंगा। हर कोई अपनी प्रगति बता रहा था। अर्जुन ने रोहन की ओर देखा, जिसने शरीर शोधन का पहला रूप पूरा कर लिया था। पिताजी, हमारे परिवार के युवाओं का क्या हाल है? अर्जुन ने पूछा। वो जानता था कि परिवार की असली ताकत उसकी अगली पीढ़ी होती है। सिंहराज ने आह भरी।
तुम्हारे कहे अनुसार हमने सारी तकनीकें सबके लिए खोल दी हैं, पर वे बहुत कठिन हैं। अभी तक सिर्फ 3 युवा ही एक रूप को पूरी तरह सीख पाए हैं। 12 युवाओं को थोड़ी बहुत समझ आई है, बाकी सब अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। सिर्फ इतने ही? अर्जुन सिंह ने अपनी भौहें सिकोड़ी। बड़े बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, कुंवर साहब, यह भी बहुत है। आखिर जो तकनीक आपने सिखाई है वो बहुत कठिन है। इतने कम समय में इसे इस हद तक सीखना आसान नहीं था। सिंहराज ने भी सिर हिलाया और कहा, हाँ, और भले ही उन्हें थोड़ी सी समझ आई हो, लेकिन उनकी ताकत में भारी सुधार हुआ है। जिन 12 युवाओं को थोड़ी बहुत समझ आई है, वे अपने स्तर के योद्धाओं में लगभग अजेय हैं। रही बात रोहन और अन्य 2 की, तो वे अभी शरीर शोधन के स्तर पर होते हुए भी उन योद्धाओं से लड़ सकते हैं जिन्होंने अभी अभी प्राण संग्रह के स्तर में कदम रखा है। अपने से ऊंचे स्तर के योद्धा से लड़ना केवल असाधारण प्रतिभा वाले ही कर सकते हैं। किसी बड़े संप्रदाय में उन्हें आकाश का गौरव कहा जाता। सिंह परिवार जैसे छोटे स्थान के लिए तो वे पूजनीय बन जाते, पर अर्जुन की मौजूदगी के कारण ये प्रतिभाशाली युवा भी खुद को मामूली महसूस कर रहे थे। आखिर अर्जुन के सामने कोई भी राक्षस जैसा ही लगता। ऐसा करते हैं, सबको अभ्यास जारी रखने दे। जिस किसी को भी तकनीक की थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी, वो इस बार मेरे साथ नीलम गुप्तलोक चलेगा, अर्जुन ने घोषणा की। नीलम गुप्तलोक? ये सुनते ही सिंह हवेली में फिर से शोर मच गया। ये निशा वायु देश का एक प्राचीन और प्रसिद्ध गुप्तलोक था, जहां अनगिनत अवसर और खजाने छिपे थे। पर ऐसी जगह हमेशा बड़े घरानों और संप्रदायों के लिए सुरक्षित रहती थी। सिंह परिवार के लिए यह एक सपने जैसा था, जो अब हकीकत बनने जा रहा था। बेटा अर्जुन, लखनलाल और उन छोटे घरानों को मिटाने के बाद हमें कुल 80 लाख घटिया प्राण पत्थर मिले हैं। तुम बताओ इनका क्या करना है? सिंहराज ने पूछा। आप इन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से बांट दें, मुझे इनकी जरूरत नहीं है, अर्जुन ने कहा। अर्जुन की प्रगति के लिए दुर्लभ जड़ी बूटियों और विशिष्ट सामग्रियों की जरूरत थी। साधारण पत्थरों का उसके लिए कोई खास मोल नहीं था। सभा समाप्त हुई और सब अपने अपने काम में लग गए। गलियारे में चलते हुए सिंह परिवार के युवा अर्जुन की पीठ को देख रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी। कुंवर साहब कितने शक्तिशाली हैं। वही मेरा लक्ष्य है, एक युवक ने कहा। ओ आकाश, फिर से वही बेकार की बात है। तुम्हारी ताकत और कुंवर साहब के बीच जमीन आसमान का अंतर है। तुमने तो अभी तक उनकी सिखाई तकनीक का एक पैंतरा भी नहीं सीखा है। दूसरे युवक ने मजाक उड़ाया। आकाश का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अभी नहीं सीखा तो इसका मतलब यह नहीं कि कभी नहीं सीखूंगा। अभी नीलम गुप्तलोक जाने के लिए 5 दिन बाकी हैं। 5 दिन? तुम जैसे आलसी को 5 साल भी दे दिए जाएं तो भी तुम कुछ नहीं सीख पाओगे, आकाश ने दांत भींच कर कहा। देखते रहो, पुराना आकाश मर चुका है। अब से मैं एक पल के लिए भी आलस नहीं करूंगा। 5 दिनों में मैं निश्चित रूप से नीलम गुप्तलोक जाने के काबिल बन जाऊंगा। यह कहकर वो तुरंत मुड़ा और एकांत में तपस्या करने चला गया। उसे जाता देख बाकी युवा भी चुप हो गए। अगर यह आलसी इतना पसीना बहाने वाला है तो मुझे भी मेहनत करनी होगी, एक छोटी लड़की बुदबुदाई। हाँ, अगर यह मुझसे आगे निकल गया तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। मैं इससे हार नहीं सकता, एक और युवक ने सहमति में सिर हिलाया। दोस्तों, तुम लोग बातें करो, मैं भी तपस्या के लिए जा रहा हूं। 5 दिन बाद मिलते हैं। एक एक करके सभी युवा वहां से चले गए। ऐसा लगता है कि हमारा सिंह परिवार अब सच में आसमान छुएगा। सिंह राज और बुजुर्गों ने युवाओं के जज्बे को देखकर राहत की सांस ली। हम बूढ़ों को भी थोड़ी और मेहनत करनी होगी। अगर इन बच्चों ने हमें पीछे छोड़ दिया तो अच्छा नहीं लगेगा। ये कहकर वे सब भी अपनी अपनी तपस्या में लीन हो गए। देखते ही देखते 5 दिन बीत गए। नीलम गुप्तलोक के लिए प्रस्थान करने का दिन आखिरकार आ गया। आगे क्या अर्जुन अपने चुने हुए योद्धाओं के साथ नीलम गुप्तलोक के द्वार पर पहुंचता है और वहां के बड़े संप्रदायों के घमंडी शिष्यों से उसका आमना सामना होता है? आगे इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहें हमारे साथ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पियर। हेलो लिसनर, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो 5 स्टार रेटिंग जरूर दें
ताकि हमें पता चले कि आप लोग तो हमारी कहानी पसंद आ रही है। तो हमारी कहानी के और भी ज्यादा एपिसोड सुनने के लिए हमें कमेंट्स में नेक्स्ट एपिसोड लिखकर जरूर बताएं। आज सुबह सिंह परिवार की पैतृक हवेली लोगों से खचाखच भरी हुई थी। हर कोई सिंह परिवार के उन युवाओं को विदा करने आया था जो नीलम गुप्त लोक की ओर कूच करने वाले थे। कुलपति सिंह राज हाथ पीछे बांधे खड़े थे और अपनी अगली पीढ़ी को देखकर गर्व से सिर हिला रहे थे। बड़े बुजुर्ग, कितने बच्चे योग्य पाए गए? उन्होंने पूछा। बड़े बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, इन 5 दिनों में हमने बेहतरीन फसल काटी है। रोहन सहित उन पहले 3 शिष्यों के अलावा 3 और युवाओं ने एक एक पैंतरे में पूरी महारत हासिल कर ली है और जिन्हें तकनीक की शुरुआती समझ आई है उनकी संख्या अब 21 हो गई है। सिंह राज की आंखें चमक उठी। इसका मतलब 6 युवाओं ने एक पैंतरा पूरा सीख लिया है और बाकी 33 भी उसे किसी भी वक्त सिद्ध कर सकते हैं। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। बिल्कुल, वैसे तो 1 दर्जन और भी बच्चे थे जिनमें हुनर दिखा, पर मुझे लगा कि नीलम गुप्त लोग बहुत खतरनाक है, इसलिए मैंने उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी। सिंह राज गदगद होकर बोले, इतने ही काफी हैं। जब ये पीढ़ी जवान होगी तो हमारे सिंह परिवार की शक्ति एक नए स्तर पर होगी। मुझे तो लगता है कि ये बच्चे भविष्य में वायु विहार स्तर तक जरूर पहुंचेंगे। वायु विहार स्तर? यह कभी सिंह परिवार के लिए एक सपना था, पर आज हकीकत के करीब लग रहा था। तभी भीड़ में हलचल हुई। सिंह राज ने मुड़कर देखा तो अर्जुन सिंह चला आ रहा था। उसकी आंखें अभी भी नींद से आधी बंद थीं। उसे देखते ही सिंह परिवार के युवाओं की आंखों में श्रद्धा और रोमांच भर गया। आप लोग इतनी जल्दी क्यों उठ गए? मैं तो थोड़ा और सोने वाला था, अर्जुन ने आलस में अंगड़ाई लेते हुए कहा। वो दूर दूर से भी कोई महागुरु नहीं लग रहा था। बेटा, नीलम गुप्त लोक का मौका बार बार नहीं मिलता, जल्दी तैयारी करना ही बेहतर है, सिंह राज ने समझाया। अरे मामूली सा गुप्त लोक ही तो है, इतनी क्या बड़ी बात है। मैं एक बार बोल दूंगा, फिर हर बार जब भी ये खुलेगा हमारे सिंह परिवार का हिस्सा पक्का रहेगा, अर्जुन ने बेफिक्री से कहा। सिंह राज की आंखें फटी रह गईं। अगर यह सच हो गया तो परिवार की किस्मत बदल जाएगी। सच में? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। पिताजी, अब सब आ गए हैं तो निकलने की तैयारी करें, अर्जुन ने कहा। तभी स्वर्ण गरुड़ राज ने अपना असली विशाल रूप धारण किया और हवेली के ऊपर उतरा। कई लोगों ने पहली बार उसे इतने करीब से देखा था। क्या गरुड़ राज जी हमें खुद लेकर जाएंगे? हे भगवान, एक दिव्य संपर्क स्तर का महापक्षी हमें अपनी पीठ पर बिठाएगा। यह तो बहुत सम्मान की बात है। युवाओं का जोश 7वें आसमान पर था। चलो चलो, जल्दी ऊपर चढ़ो, जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी लौटेंगे, अर्जुन ने आवाज लगाई। तभी भीड़ के पीछे से किसी ने आवाज दी, रुको, मुझे भी साथ ले चलो। सबने मुड़कर देखा तो एक खून से लथपथ युवक भागता हुआ आ रहा था। अरे, ये तो आकाश है, इसकी ये हालत कैसे हुई? आकाश इस वक्त काफी खस्ता हालत में था। सिंह परिवार अब इस शहर का बेताज बादशाह था। फिर उसे किसने मारा? आकाश, क्या हुआ? सिंह राज ने टोका। उन्हें लगा शायद किसी ने आकाश मुस्कुराया। कुलपति जी, इस यात्रा के लिए मेरा नाम भी लिख लीजिए, बड़े बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़ी। आकाश, नियम तो पता है ना? कुंवर साहब की तकनीक का कम से कम एक पैंतरा सिद्ध होना चाहिए। जहां तक मुझे याद है तुम वहां तक नहीं पहुंचे थे। आकाश ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी मुट्ठी भींची और एक घूंसा हवा में चलाया। दहाड़! अचानक उसकी मुट्ठी के ऊपर एक धुंधले ड्रैगन का सिर उभर आया। क्या? ये तो ड्रैगन मुष्टि है, इसने कर दिखाया। सब दंग रह गए, यहां तक कि अर्जुन ने भी उसे दोबारा देखा। इस लड़के ने सच में उस तकनीक को एक शक्ल दे दी थी जो अर्जुन की तुलना में भले ही कुछ न हो, पर एक साधारण योद्धा के लिए बहुत बड़ी बात थी। शाबाश बच्चे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू सच में कर लेगा, बुजुर्ग ने तारीफ की। कुलपति जी, अब तो मैं जा सकता हूं ना? आकाश ने पूछा। बिल्कुल, जाओ, ऊपर चढ़ो, सिंह राज ने हंसकर कहा।
जैसे ही आकाश गरुड़ की पीठ पर पहुंचा, बाकी युवाओं ने सम्मान से उसके लिए जगह बना दी। अब वो अर्जुन को छोड़कर परिवार के 7 सबसे शक्तिशाली युवाओं में शामिल हो चुका था। बजरंग, हवेली का ख्याल रखना। गरुड़राज, प्रस्थान करो, अर्जुन ने आदेश दिया। अगले ही पल स्वर्ण गरुड़ दर्जनों युवाओं को लेकर आसमान चीरता हुआ ओझल हो गया। उधर नीलम गुप्त लोक के द्वार पर गुप्त लोक खुलने ही वाला था। देश की बड़ी बड़ी ताकतों ने पहले ही अपनी जगह घेर ली थी। टुंग, एक घंटी बजी और आसमान से एक बूढ़ा भिक्षु कुछ युवा भिक्षुओं के साथ उतरा। अरे, क्या ये असुर दमन मंदिर के गुरु चंचन हैं? वे खुद आए हैं। इस बार उनका सबसे बड़ा योद्धा कौन है? शायद भिक्षु प्रकाश, 22 साल की उम्र और प्राण संग्रह का 9वां स्तर। सुना है वो वज्र काया में माहिर है। खटखट, तभी तलवारों के टकराने की आवाज आई और दर्जनों उड़ती तलवारें वहां उतरी। तलवार वृष्टि संप्रदाय के लोग आ गए। देखो, वो बाल तलवारबाज साहिल है। उसे निशा, वायु देश की युवा पीढ़ी का सबसे ताकतवर योद्धा माना जाता है। हर कोई आने वाले दिग्गजों को देखकर दांतों तले उंगली दबा रहा था। क्या वो बाल तलवारबाज साहिल है? मैंने सुना है कि उसने 6 साल की उम्र में ही तलवार वृष्टि संप्रदाय की गुप्त कला सीख ली थी। इस साल की शुरुआत में तो उसने प्राण संग्रह स्तर के एक राक्षस को भी मार गिराया था। क्या वो अभी सिर्फ प्राण संग्रह के 9वें स्तर पर है ना? फिर भी उसने राक्षस मार दिया। ये तो बहुत शक्तिशाली है। सब लोग साहिल की तारीफों के पुल बांध रहे थे। तभी सुंग, हवा को चीरती हुई एक और जोड़ी आई। एक बूढ़ा और एक युवक। सितारा नगर का चड्ढा परिवार। निशा वायु देश का इतना बड़ा खानदान और सिर्फ 2 लोग भेजे। अरे, संख्या पर मत जाओ। वो युवक कोई मामूली नहीं है। वो तलवारबाजी का जीनियस है। सुना है उसने तलवार चेतना का बीज भी विकसित कर लिया है। तभी शून्य संप्रदाय के लोग भी पहुंच गए। उनका सबसे बड़ा योद्धा रोहन एक ड्रैगन घोड़े पर सवार होकर उतरा। उसके बारे में अफवाह थी कि वो बहुत अजीब है। वो जिससे भी लड़ता, नतीजा हमेशा बराबर ही निकलता, चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। तभी धूम, आसमान में एक भयानक गर्जना हुई। 72 ड्रैगन घोड़ों द्वारा खींचा जाने वाला एक विशाल शाही रथ बादलों से नीचे उतरा। ये किसकी सवारी है? 72 ड्रैगन घोड़े, इतनी फिजूल खर्ची। रथ एक पहाड़ी की चोटी की ओर बढ़ने लगा, जहां पहले से ही 2 संप्रदायों ने जगह घेर रखी थी। एक संप्रदाय के बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर कहा, महानुभाव, ये जगह हमारे लिए सुरक्षित है, कृपया आप कहीं और उतरें। लेकिन रथ के अंदर से एक ठंडी आवाज आई, दफा हो जाओ। बुजुर्ग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। महोदय, मैं नागद्वार संप्रदाय का बड़ा बुजुर्ग हूं। हम भले ही दूसरे दर्जे के हों, पर हमें कोई भी दबा नहीं सकता। अभी वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि रथ से एक हाथ निकला और उसने एक जोरदार चांटा हवा में चलाया। धमाका, वो बुजुर्ग वहीं ढेर हो गया। उसका नामो निशान तक नहीं बचा। ये दिव्य संपर्क की शक्ति, और वो भी 5वें स्तर से ऊपर। ये कौन है? रथ पर सवार व्यक्ति की इस हरकत ने लोगों में आक्रोश भर दिया। तुरंत 3 दिव्य संपर्क महागुरु रथ के सामने खड़े हो गए। तभी रथ से एक ठंडी हंसी गूंजी। क्या इस निशा वायु देश की चींटियां अपनी मौत को दावत दे रही हैं? एक युवक हाथ पीछे बांधे रथ के किनारे आया। वो खुद तो साधारण लग रहा था, पर उसके पीछे खड़े 4 लोगों को देखकर सबकी सांसें थम गई। वे चारों दिव्य संपर्क स्तर के योद्धा थे और उस युवक के सामने नौकरों की तरह झुके हुए थे। श्रीमान, आप इस देश के नहीं लगते? एक बुजुर्ग ने पूछा। निशा वायु देश? कैसा कचरा देश है ये। जाहिर है मैं यहां का नहीं हूं। मैं हरित नाग देश के प्रताप खानदान का युवराज विनय प्रताप हूं। हरित नाग देश? वो तो हमारे देश से 10 गुना शक्तिशाली है। और प्रताप खानदान?
सुना है उनके पुराने पूर्वज शून्य अवस्था के 7वें स्तर के जहां निशा वायु देश में शून्य अवस्था का कोई योद्धा बरसों से नहीं दिखा था, वहां इनका पूर्वज 7वें स्तर पर था। क्यों? मेरा परिवार यहां जगह घेरना चाहता है। अब भी किसी को एतराज है? विनय प्रताप ने चिढ़ाते हुए पूछा। जो 3 महागुरु आगे आए थे वे चुपचाप पीछे हट गए। प्रताप खानदान से पंगा लेना खुदकुशी जैसा था। तभी रोहन ने आगे बढ़कर कहा, युवराज विनय, हमारे इलाके में आपका स्वागत है। ये लोग बस आपकी महिमा से अनजान थे। विनय प्रताप ने तिरस्कार से कहा, तुम गंवारों से यही उम्मीद थी। फिर उसने रथ से नीचे उतरकर भीड़ पर नजर डाली और बोला, मैंने सुना है यहां असुर दमन मंदिर का कोई गंजा लड़का खुद को जीनियस कहता है। जरा बाहर आए, मैं भी तो देखूं आगे। क्या अर्जुन का गरुड़राज आसमान से उतरता है और विनय प्रताप के 72 ड्रैगन घोड़ों को अपनी एक दहाड़ से डरा देता है? आगे इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहें हमारे साथ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हेलो लिसनर, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो 5 स्टार रेटिंग जरूर दें, ताकि हमें पता चले कि आप लोग तो हमारी कहानी पसंद आ रही है। तो हमारी कहानी के और भी ज्यादा एपिसोड सुनने के लिए हमें कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड लिखकर जरूर बताएं।